अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 CS 605 की तीसरी लेक्चर सीरीज़ है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसका तीसरा लेक्चर आज रिकॉर्ड होने वाला है। ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। पहले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने फिर 6 से 10 तक कवर किया था और आज हम इंशाल्लाह ताला 11 से 15 तक के लेक्चर जो है वो 5 हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी कि कौन सी चीज़ें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जो ऑलरेडी बच्चों के पेपर्स में आ चुकी हैं पिछले कई सालों में, वो सारी मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में रिसर्च की है। काफ़ी कुछ मैंने सर्च करने के बाद आपके लिए ये सीरीज़ बनाई है, जिससे मैंने सारा कुछ सर्च किया है कि 2023 में कौन सा चीज़ें आई थी, 22 में कौन सी आई हैं, 1 में कौन सी आई हैं। तो ये सारी सर्च करने के बाद जो है वो मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है इस सब्जेक्ट की और आप इसमें A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने डेट से स्टॉप किया था, जिसमें हमने DET के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि इसका जो सेकंड पार्ट होता है RET, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो हम तब तक देख लेते हैं कि RET क्या है। सो RET में क्या होता है, रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप है। इसकी फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं क्योंकि आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है MCQs में। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप। ये यूज़र जो है वो रिकोगनाइजेबल सब ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट होता है, जो है वो EILF में और ELF में। ये हमने पहले पढ़ी थी इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स के अंदर। इसके 2 ग्रुप्स होते हैं, ऑप्शनल और मैंडेटरी। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर स्टार्टिंग में इस लेक्चर नंबर 11 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम FP पे बात करें फंक्शनल पॉइंट पे, तो मैं आपको कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे MCQs तो आएंगे ही आएंगे, आपको एक क्वेश्चन भी इसमें से आ जाएगा FP पे। तो जो है उसके दोनों जो ये सब ग्रुप्स हैं इन पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन RET एंड आल्सो टेल द ग्रुप्स। ओके, सो ऑप्शनल देख लेते हैं। ऑप्शनल और मैंडेटरी क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर हो, ऑप्शनल में जिसमें कोई ऑप्शन होती है और मैंडेटरी जो कंपलसरी होता है, जो मस्ट होता है। सो मैंडेटरी जो है ऐसा सब ग्रुप होता है जिसमें जो यूज़र होता है उसके पास ऑप्शन होती है कि वो एक या फिर कोई भी सब ग्रुप एलिमिनेटरी प्रोसेस का जो है वो अपने इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ये उसकी ऑप्शनल है उस पर, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी सब ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें यूज़र को मस्ट एटलीस्ट 1 उसको चूज़ करना ही होता है, ठीक है। एक चीज़ उसको मस्ट चूज़ करनी ही करनी होती है, तो वो हमारे पास मैंडेटरी आ जाता है, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि आपकी कोई 2 एम्प्लॉय हैं, उनके एग्जांपल ने लिए एक सैलरी एम्प्लॉय है और एक जिसको आप मंथली सैलरी देते हैं, और एक हमारे पास ऑर्ली एम्प्लॉय है जिसको ओवर के बेस पे उसको सैलरी मिलती है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन अगर हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा ना। या तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय जो है वो सैलरी लेता है, सैलरी एम्प्लॉय है, या फिर ये एम्प्लॉय जो है वो ऑर्ली एम्प्लॉय है, यानी कि घंटों के हिसाब से ये हमारे पास कमीशन लेता है। तो एक ना एक चीज़ आपको मेंशन करनी ही होगी, मैंडेटरी ही होगी। सो इसलिए उसको कहते हैं मैंडेटरी, डिपेंडेंट जो है वो इसमें ऑप्शनल है। अब RET के कुछ रूल्स देखते हैं। इसके 2 ही रूल्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, एक रूल जो है वो काउंटिंग, जब हम RET को काउंट करते हैं तो एक रूल अप्लाई होता है। पहला है क्या है, काउंट एन RET फॉर ईच ऑप्शनल और मैंडेटरी सब ग्रुप ऑफ, ये जो है वो इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल की शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। जिसमें हमें एक या तो ऑप्शनल या तो मैंडेटरी सब ग्रुप होता ही होता है, जिसमें हमने RET को काउंट करना होता है। अगर कोई सब ग्रुप नहीं होता तब क्या होता है, तब हमने जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल लॉजिकल फाइल्स को एक 1 RET की तरह काउंट करना है, ठीक है। तो ये 2 रूल्स हैं इसके RET के। आपसे RET के रूल्स पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर कुछ हिंट दी हुई, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा कि जो हिंट्स हैं ये सिर्फ हिंट्स हैं, ये रूल नहीं है, ठीक है। अब ये जो हिंट्स हैं ना, इसमें से MCQs आते हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए और साथ MCQs भी लिख दिया, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। ये MCQs था कि एन एप्लीकेशन कैन बी यूज ILFE और ELF in multiple process but the ILF और ELF is dash। सो ये एक MCQ था। काउंटेड ओनली वंस, काउंटेड ओनली मोर और इस तरह की ऑप्शंस थी, ठीक है। तो काउंटेड ओनली वंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद यहाँ पर ये वाला MCQs भी पेपर में आ चुका है, क्विज़ में आ चुका है काफ़ी दफ़ा। अगर आपका इस लेक्चर में से क्विज़ होता है लेक्चर नंबर 11 से, तो इस तरह के MCQs आपको ज़रूर आएंगे और काफ़ी सारे आएंगे। अब इसमें क्या था, लॉजिकल फाइल कैन नॉट, इसमें कैन नॉट सिर्फ मिस था और बाकी ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डू नॉट एज्यूम दैट इज इक्वल टू 1-to-1 फिजिकल लॉजिकल रिलेशनशिप, तो ये भी MCQs में आ चुका है। और यहाँ पर डू नॉट एज्यूम ऑल फिजिकल फाइल मस्ट बी काउंटेड, आपने एज्यूम नहीं करना कि तमाम फिजिकल फाइल्स जो है वो काउंट होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो ये वाला MCQs भी आ चुका है। तो MCQs मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं यहाँ से, एक ये MCQs भी आ चुका है कि एलिमिनेटरी प्रोसेस कैन कंटेन मोर देन डैश ILF। कितने ILF होते हैं, 1 ILF होता है सिर्फ, ठीक है। इनके इंटरनल लॉजिकल फाइल एक ही होती है। उसके बाद हमारे पास इंटरटिव वाला टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसमें से कुछ चीज़ें ज़रूर आती ही आती हैं पेपर में मस्ट,
ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी। और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है यानी कि एज इट इज़ उसमें से कभी क्वेश्चन आए नहीं है, ठीक है, तो उनको हम ऐसा जो है नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक उनको मैं कह रही हूँ जिसमें से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, ठीक है। अगर इनकेस कोई आ भी जाते हैं तो आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको ईजिली वो कवर हो जाएंगे। अब एंटिटी क्या है, एंटिटी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, काफ़ी सारे लोगों ने इसको डिफाइन किया है। तो ये जो 2 डेफिनेशन थी इसकी यहाँ पर, ये पेपर में ऑलरेडी आ चुकी है एमसीक्यूज़ में, और क्विजेज़ में से एमसीक्यूज़ आ चुका है। एन एंटिटी में आल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज़। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान में कोई रिलेशनशिप शो कर रही है एंटिटी, तो उसको हम एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। अगर एंटिटी जो है वो सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर वो सब टाइप एंटिटी होती है, ठीक है। ये 2 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर वीक एंटिटी बारे में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटिटी जो होती है वो वीक भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। अब वीक एंटिटी कौन सी होती है, इज़ वन विच डज़ नॉट हैव एनी रोल इन द प्रॉब्लम डोमेन, में जिसका कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। वीक एंटिटी जो है वो RET में होती हैं, और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल और इंटरनल लॉजिकल फाइल्स के अंदर होती हैं। तो ये MCQ से पूछा गया था कि वीक एंटिटी जो है वो किसके अंदर होती है, तो वो RET के अंदर होती हैं। उसके बाद वीक एंटिटीज़ के बारे में आगे भी है डिटेल, तो इसको भी देख लेते हैं। 3 तरह की जो है वो वीक एंटिटीज़ हैं, एसोसिएटिव है, एट्रीब्यूटिव है, और फिर हमारे पास एंटिटी सब टाइप है। अब एसोसिएटिव में क्या है, मैंने देखा जिसका मेनी से मेनी रिलेशन होता है वो एसोसिएटिव है। जैसे स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशन है, एक स्टूडेंट जो है के पास बहुत सारे कोर्स होते हैं और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल होते हैं, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन आ गया, ठीक है। सो मैनी टू मैनी रिलेशन है एसोसिएटिव, ये भी आपसे MCQ से पूछा जा सकता है। अब एट्रीब्यूटिव क्या है, एनी टाइप विच फर्दर डिस्क्राइब वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक, जो फर्दर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती है। जैसे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के प्राइस और इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसी को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है, यानी कि उसी को डिस्क्राइब कर रही है। उसके बाद एंटिटी सब टाइप क्या है, सब डिवीजन ऑफ एंटिटी, जिसमें सब टाइप इनहेरिट्स ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ द पेरेंट एंटिटी, के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर इनहेरिट हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो है वो स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में ही है, तो वो ये एम्प्लॉय के बारे में ही चीज़ें सारी हैं सब टाइप्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल फाइल्स में यहाँ पर 2 पर्पस दिए हुए हैं, प्रोसेस ड्राइवन अप्रोच है और डाटा ड्राइवन अप्रोच है। तो ये जो है ना, ये MCQs में आ चुके हैं कि अगर सेवरल एंटिटीज़ जो है वो जो है हमेशा बनाई जाएंगी और डिलीट की जाएंगी, उनको एक साथ डिलीट करेंगे या बनाएंगे, तो फिर वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि उनको सिंगल लॉजिकल फाइल में ग्रुप किया जाए। तो सिंगल लॉजिकल फाइल आई थिंक मिस था उस MCQs में, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास डाटा ड्रिवन अप्रोच है, उसमें क्या है, एंटिटी के इंडिपेंडेंस है कि जो डिपेंडेंस जो एंटिटी है वो मतलब मीनिंगफुल नहीं होती, उसको कोई सिग्निफिकेंस बिजनेस नहीं होता, एंड इटसेल्फ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर एंटिटीज़ के बगैर तो वो कुछ भी नहीं होती, ठीक है। यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, जैसे A डिपेंड करता है B पर, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है A एंड B वेदर B डिपेंड और इंडिपेंडेंट। तो इस तरह का एक MCQs था जिसमें A डिपेंड करा था B पर, तो कुछ ऐसा ही एक MCQs भी था जो इसी से था, वो सीक्वेंस में था, मैंने देखा था, अब मुझे उससे एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट याद नहीं आ रही, तो वो मतलब इस तरह से एक MCQs ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी इसकी जो बाकी टॉपिक्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम स्किप कर लेते हैं क्योंकि पेपर में आती नहीं। आप अगर रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, देखिए आप स्कोर एज, ये जस्ट एग्जांपल है और उसको फिर अच्छे तरीके से है ना काफ़ी डिटेल में डिफ़ाइन किया हुआ है काफ़ी सारे एग्जांपल्स को। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 11 में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 में आते हैं। अब लेक्चर नंबर 12 में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन मैंने हाईलाइट किया, ये क्विज़ेस में आ चुका है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइमरी डील्स विद मैट्रिक्स रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी से वो डील करता है। अब हमारे आगे हम मेजर मैट्रिसेस और इंडिकेटर्स पे बात करेंगे यहाँ पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर जो है वो मेजर आपको क्वांटिटिव वैल्यू सम एट्रीब्यूट्स की प्रोवाइड करते हैं। FP एनालिसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो साइज़ ऑफ सॉफ्टवेयर को मेजर करता है। हमने ऑलरेडी ये देख लिया था कि जो है वो FP एनालिसिस जो है वो साइज़ मेजर करता है सॉफ्टवेयर का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बल्कि यहाँ पर एक चीज़ हमसे मिस हो गई है, जो मेजर करने का आइडिया है वो क्या है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम आर, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको उसको मेजर करना होगा, तभी आप कोई रेमेडी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आप सोल्यूशन तब उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डॉक्टर की एग्जाम्पल दिया है कि पेशेंट और डॉक्टर की एग्जाम्पल यहाँ पर दी है। तो उसके बाद है आइडिया इज़ टू मेजर योर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर हम जो है ये वाला MCQs था, एक क्विज़ में आया हुआ था। फॉर प्लानिंग और एस्टिमेशन
पर्पस के लिए हम हिस्टोरिक डाटा देखते हैं। जब हम हिस्टोरिक डाटा को देख लेते हैं ना, उसके बाद उस डाटा की मदद से हम लोग प्रीवियस एफर्ट देख लेते हैं कि पुरानी कितनी एफर्ट लोगों की लगी थी किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो फिर हम अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को उससे इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम पुरानी चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज़ करते हैं। ठीक है, सारा कुछ हम देख लेते हैं, तो फिर हम अपने प्रोजेक्ट में और अच्छी तरीके से और बेहतर हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसलिए मेजर करना प्रोजेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, सो इस वाले लेक्चर में आपसे बस सिर्फ एक यही बात आपको बताई हुई है कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट है मेजर करना प्रोजेक्ट को। ठीक है, यहाँ पर है द रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, कोड और टेस्टिंग फंक्शन, ये सारे फंक्शन होते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। अगर वो हाई क्वालिटी के होंगे तब क्या होगा कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट होगी ना, तभी वो गुड क्वालिटी की होगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स गुड क्वालिटी के हैं, आपका डिज़ाइन गुड क्वालिटी का है, आपका कोड अच्छा है, आपका टेस्टिंग फंक्शन अच्छा है, हाई क्वालिटी का है, तो इसका मतलब ये है कि एंड पे जो प्रोजेक्ट आपका बनेगा वो भी हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो गुड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसी मैथडोलॉजीज़ और ऐसे मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करते हैं जिससे वो अपनी क्वालिटी को मेजर कर सकें, ताकि उनको ये पता चल सके कि वो उनका सॉफ्टवेयर किस तरह का जा रहा है, उनकी क्वालिटी क्या है, और वो क्वालिटी को अच्छी तरीके से मेजर और एनालाइज कर सकें। जो प्राइमरी जो फोकस होता है उनका ना, वो एरर को मेजर करना होता है और डिफेक्ट्स को। एरर को मेजर करने से क्या होता है कि वो दोबारा फिर वो एरर ना करें, और डिफेक्ट्स को मेजर करने से फिर वो डिफेक्ट को दिल से करेक्ट कर सकते हैं। अगर वो डिफेक्ट्स को पहले से ही करेक्ट कर लेते हैं तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं होती। सो लेक्चर नंबर 12 यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट होता है हमारा। लेक्चर नंबर 12 में आपने देखा कि 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट थी, तो वो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब लेक्चर नंबर 13 को देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये MCQs था, इसमें ईयर पूछा हुआ था MCQs के अंदर, मुझे याद है 1978 में जो है वो MC कॉल आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कुड बी यूज टू डेवलप अ मैट्रिसेस फॉर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए उन्होंने कौन से ईयर में जो है वो कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, वो 1978 था। उसके बाद 3 फेजेस यहाँ पे बताएंगे, ऑपरेशनल फेज़ है, रिवीजन फेज़ है और फिर ट्रांजिशन स्टेज है। अब हम इनको तीनों फेजेस को हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक दफ़ा आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें ऑपरेशन की कुछ फेज़ हैं, फिर हमारे पास रिवीजन की फेज़ हैं और फिर हमारे पास एडप्शन है। अब ऑपरेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी, ये ऑपरेशन में आ जाती हैं। अडेप्शन में पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास रिवीजन है, उसमें मेंटेनेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और टेस्टेबिलिटी है। अभी हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में नीचे देखने वाले हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें से आपके MCQs क्विज़, अगर आप क्विज़ के लिए तैयार कर रहे हैं ये लेक्चर, तो आपके क्विज़ में इसमें से 2-3 MCQs ज़रूर आएंगे। इसके अलावा मिड टर्म में भी जो है उससे MCQs आते हैं इस टॉपिक से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्विज़ के लिहाज से, यानी कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो करेक्टनेस है, उसको डिफाइन किया हुआ, ऑपरेशन की जितने भी स्टेजेस हैं उनको डिफाइन किया हुआ। सबसे पहला करेक्टनेस है, तो ये एज इट इज स्टेटमेंट लिखी हुई थी और आपने बताना था कि ये करेक्टनेस है, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इंटीग्रिटी है, क्या है। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम सेटिस्फाइड स्पेसिफिकेशन, जो प्रोग्राम जो है वो सेटिस्फाई करता है स्पेसिफिकेशन को और कस्टमर की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको फुलफिल करता है, तो वो करेक्टनेस आ जाती है। अब देखें ये काफ़ी एक दूसरे से मैच कर रही हैं। अब ये भी देखें, टू एक्सटेंट विच प्रोग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एन इंडिडेंट फंक्शन विच रिक्वायर टू प्रिसिशन। तो ये सारे एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड सारे पॉइंट हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने एज इट इज़ याद करने हैं, क्योंकि आपसे MCQs में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी सारे हैं और एक जैसे हैं सारे तकरीबन। सो मेंटेनेबिलिटी, एफर्ट रिक्वायर टू लोकेट एंड फिक्स एन एरर, प्रोग्राम के अंदर से अगर आपने एरर को लोकेट करना है और फिक्स करना है तो वो आपकी मेंटेनेबिलिटी है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो रहा है कि एरर एफर्ट रिक्वायर टू मॉडिफाई, ऑपरेशनल प्रोग्राम को मॉडिफाई करें तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एफर्ट रिक्वायर टू टेस्ट अ प्रोग्राम, तो वो टेस्टेबिलिटी होगी। फिर पोर्टेबिलिटी में क्या है, एफर्ट रिक्वायर टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट फ्रॉम वन हार्डवेयर टू अनदर हार्डवेयर, उसको ट्रांसफर आप कर रहे हैं तो वो आपकी पोर्टेबिलिटी आ गई। रीयूजेबिलिटी में क्या होता है, एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम जो दूसरी एप्लीकेशन पे यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है इंटर ऑपरेबिलिटी। एक तो ये सारे जिससे नाम बिलिटी सारे एक जैसे ही हैं, तो आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि MCQs में ऐसी जो कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं ना, उससे तो MCQ ज़रूर आते हैं। एफर्ट रिक्वायर टू कपल वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब कपल कर रहे हैं उसको, तो एफर्ट जो रखती हैं वो सारी हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके अलावा ये MCQs भी आया हुआ था, इसमें ईयर पूछे गए थे कि कितने साल पहले की ये बात है। तो MC क्वालिटी फैक्टर जो है वो स्टिल रेलिवेंट है और वो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अगो उन्होंने बताए थे। उसके बाद है यहाँ पर मेयरिंग, क्वालिटी को मेयर करने के लिए क्या मेयर करना होता है, करेक्टनेस, मेंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और यूजेबिलिटी हमने एक प्रोडक्ट की मेयर करनी होती है। ये MC कॉल का आइडिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेंटेबिलिटी को यहाँ पर दोबारा डिफाइन किया हुआ है। अगर आप ऊपर से अच्छे से कर लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा, ये अगर आप ये डेफिनेशन भी अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो आपको फिर वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर METC स्टैंड फॉर व्हाट, सो मीन टाइम टू चेंज। ये वाले MCQs भी काफ़ी आते हैं पेपर में, जिसमें एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं। तो जितनी भी एब्रीवेशंस हैं ना आपकी इस बुक में, आपने वो सारी ना अलग से नोट्स बना लेने हैं अपने लिए रजिस्टर पे, ताकि आप सारी एब्रीवेशन बार बार अपने माइंड में ना बार बार रिवाइज करते रहें, तो कोई भी एब्रीवेशन आपसे MCQs में पूछी जाए तो आपको आती हो। उसके बाद है कोस्ट ओरिएंटेड मैट्रिसेस, जिसको हम यूज़ करते हैं एक्सेसमेंटेबिलिटी, उसको हम स्पॉइलेज भी कहते हैं। तो ये MCQs में पूछा जा सकता है, वैसे अभी तक आया तो नहीं है, नज़र नहीं पड़ी मेरी, लेकिन हो सकता है कि आपकी बारी आ जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रिटी का फॉर्मूला है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है MCQs में कि इंटीग्रिटी का फॉर्मूला क्या है। तो समेशन का साइन है, उसके बाद ब्रैकेट है, 1 माइनस थ्रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सिक्योरिटी। एज इट इज़ आपने फॉर्मूला याद करना है बस, उसमें से और कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल इंटेलेक्चुअल स्किल्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम अ मॉडरेटली एफिशिएंट इन द यूज़ ऑफ सिस्टम, और ये बस 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है। और उसके बाद डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, यहाँ पर ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इसमें से क्या होता है, फॉर्मूला पूछ लेते हैं आप लोगों से शॉर्ट में। इसके अलावा इसमें से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल इसमें से काफ़ी दफ़ा आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है मिड टर्म में, और आई थिंक सो फाइनल टर्म में भी इसका MCQs में इसमें से जो न्यूमेरिकल आ चुका है इस वाले टॉपिक से, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल टर्म में भी आपका 20% जो है वो मिड टर्म इंक्लूड होता है। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। इसमें अब क्या है, जो है वो एरर है जो बिफोर डिलीवरी फाइंड आउट होते हैं। फिर जो दूसरा है वो भी यही है, और डी जो है वो एरर फाउंड आफ्टर डिलीवरी है। तो आपको एरर दे दिए जाएंगे कि आफ्टर डिलीवरी ये एरर था, बिफोर डिलीवरी ये वाला एरर था। तो आप इसकी डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी फाइंड आउट करें। तो आपने क्या करना है, आपने बस इस जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप आराम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है इसको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 14 में आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट होता है जी हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ लैक ऑफ एम्बिग्यूटी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस, अंडरस्टैंडेबली, बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मैट्रिसेस जो थी क्वालिटी एनालाइज करने के लिए, वो किसने मॉडल प्रपोज किया था, वो डेविस ने प्रपोज किया था 1993 में। तो ये वाला जो है वो MCQs में भी ऑलरेडी क्विज में आ चुका है। उसके बाद ये फॉर्मूला है, ये भी क्विज़ में आ चुका है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक दफ़ा किसी स्टूडेंट का आया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रही है। उसमें क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था और पूछे था कि NF और NNF और NR स्टैंड फॉर व्हाट, आपने ये बताना था। तो 3 मार्क्स का देखें क्वेश्चन बन गया। अब NR क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, NF क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और NNF जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। तो कितना आराम से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। और ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये आपसे MCQs में तो पूछे जाते हैं। उसके अलावा फॉर्मूलों से जो है वो न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले आपकी बुक में दिए हुए ना, वो भी आपने अलग से नोट्स में बना के अपने लिए रखने। ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला आ गया, फिर यहाँ पर नीचे एक और फॉर्मूला है। सो ये जो सारे फॉर्मूलेस हैं ना, स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिबिलिटी और डाटा कम्प्लेक्सिबिलिटी को कंबाइन करके जो हमारे पास, इनको प्लस करके हमारे पास सिस्टम की कम्प्लेक्सिबिलिटी निकल आती है। ठीक है। सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो हमने दोनों को प्लस करके समीशन लेना है। तो इसमें से न्यूमेरिकल तो नहीं आया, लेकिन ये फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है जो मैट्रिक्स प्रोग्राम होता है, वो कभी भी क्विट कम्प्लेक्स टू एक्सटेंड होता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फुल फ्लैज मैट्रिक्स प्रोग्राम, वो इम्प्लीमेंट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से कभी किसी का कुछ आया तो नहीं है। उसके बाद है दिस डाटा वाज देन कलेक्टेड एंड स्टोर इन सिंपल डाटाबेस। तो कहाँ पर डाटा कलेक्ट होता है, सिंपल डाटाबेस में डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है। तो ये वाला भी MCQs में आया हुआ था। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, टेबल हैं, ये सारे आपने स्किप करने हैं, ये आपकी काम की चीज़ें नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर में ऐसे बड़े बड़े टेबल देते नहीं हैं, इतने बड़े, पता नहीं हैंड नोट्स में क्यों दे दिए। अच्छा, ये जो है ना पेपर में आ चुका है, तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे। तो इसमें क्या था कि यू नीड टू एम्प्लॉय सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को करने के लिए आपको ग्राफिकली एक रिजल्ट बनाना पड़ता है। तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये वाला MCQs भी आ चुका है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 में स्टार्टिंग में कंट्रोल चार्ट के बारे में बात हुई है, तो ये भी MCQs आ चुका है। और ये भी सम प्रोसेस मैट्रिसेस वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है MCQs में मिस था। उसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल टेक्निक है, उसको कंट्रोल चार्ट कहते हैं। ये वाला सारा आस्क पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल चार्ट 2 तरह के होते हैं, ये भी MCQs में आ चुका है। कंट्रोल चार्ट प्रपोज किसने किए थे, 1920s में जो है ना वाल्टर शिवर्ट ने जो है वो प्रपोज किए थे इसने। उसके बाद 2 टाइप्स होती हैं इसकी, मूविंग रेंज कंट्रोल चार्ट है और इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट है। ठीक है। 2 चार्ट हैं हमारे पास यहाँ पर। तो उसके बाद
ये MCQs में आ चुका है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको भी आ सकता है। उसके बाद ये जो ग्राफ्स हैं और ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ना, ये आपने स्किप कर देने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो अपर नेचुरल प्रोसेस लिमिट की फुल फॉर्म पूछी गई थी एक MCQs में कि UNPL स्टैंड फॉर व्हाट। सो ये अपर नेचुरल प्रोसेस लिमिट पे स्टैंड करता है, ठीक है। ये एक MCQs आया हुआ था, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि चार्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं और ये सारी चीज़ें। इसमें 4 क्राइटेरिया जोन रूल्स हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 4 क्राइटेरिया जोन कौन से थे। तो पहला ये था कि अ सिंगल मैट्रिक्स वैल्यू लाइज आउटसाइड अनपल, कि आउटसाइड होती है एक सिंगल मैट्रिक्स। उसके बाद 2 of 3 सक्सेसफुल वैल्यूज़ ले मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम AM। 4 out of 5 सक्सेसिव वैल्यूज़ ले मोर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे। 8 कंसेक्टिव वैल्यूज़ लाई वन साइड ऑफ AM। सो ये कहाँ पर लाई करती है ना, ये सारी हमारे पास ग्राफ तो हमने स्किप कर दिया क्योंकि ग्राफ तो आपको पेपर में नहीं आता, लेकिन ग्राफ के बारे में क्वेश्चन तो आ सकता है, तो इसलिए आपने ये वाला क्वेश्चन कर लेना है कि चार जो है वो जोन क्राइटेरिया रूल कौन से हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ एनी टेस्ट ऑफ दीज पास देन द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। अगर इसमें से कोई भी टेस्ट जो है वो पास हो जाता है, जो ये ऊपर वाले जो 4 टेस्ट थे, तब इसका मतलब होता है कि जो प्रोसेस है ना आपका वो आउट ऑफ कंट्रोल है, अदरवाइज जो है वो इन कंट्रोल होता है। तो ये वाला MCQs में भी आ चुका है कि जो 4 कंडीशन हैं वो जब सेटिस्फाई होती हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है या फिर इन ऑफ कंट्रोल, विद इन कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो 4 फेजेस बताएं जिसके बाद जो है वो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो वो 4 फेजेस ये वाली हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि कहीं किसी पेपर में आया हुआ था, किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था, कुछ ऐसा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो MCQs के अलावा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद है 29% इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। तो ये भी MCQs से पूछा जा चुका है कि कितने % जो है वो इंप्रूवमेंट एफिशिएंसी में रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 15 तक हमने कर लिए हैं और सिर्फ पेज 77 तक अभी तक हमारे पास कवर हुए हैं। तो ये लेक्चर्स जो ये हैंड आउट्स हैं ना, ये काफ़ी शॉर्ट हैं, तो इसलिए काफ़ी ईजी भी हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करें। अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा CGPA ले सकते हैं। इसके अलावा ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं। जब आप एक दफ़ा लेक्चर लेने के बाद जब आप इनको रीड करेंगे ना, जहाँ पर MCQs लिखा होगा और ग्रीन हाईलाइट हुआ होगा ना, आपने समझ लेना है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसी हाल में इनको छोड़ना नहीं है। जितने भी ग्रीन वाले हैं ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, ठीक है। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जो चीज़ें मैंने स्किप की हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए स्किप की हैं, ठीक है। अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ सकते हैं। कोई वो नहीं है कि बस वो छोड़ देनी है, वो पढ़ने नहीं है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है इस सीरीज़ की। अगर आपके अच्छे जो है वो रिमार्क्स आएंगे तो मैं इसकी सीरीज़ कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अभी तो मिड टर्म स्टार्ट नहीं हुए हुए, तो मैं मिड टर्म से पहले ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्विज़ेज़ की तैयारी भी खुद करते हैं, क्विज़ेज़ अपने खुद करते हैं, पढ़ने के बाद करते हैं, और असाइनमेंट्स भी अपनी खुद करते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, या फिर अगर कहीं पर मैं जो है वो मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ या फिर कोई भी मिस्टेक है मेरी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने सही नहीं बोली या सही समझाया नहीं है, या कुछ भी अपने आप सजेशन भी दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस तरह नहीं इस तरह करें, और गाइड भी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट किया करें मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन मुझे सुन रहा है, कौन लेक्चर देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। ऐसे कमेंट बॉक्स बिल्कुल सुनसान होता है कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो थोड़े से आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिलती है। और जब कोई स्टूडेंट मुझे ये बताता है ना कि आपके फ़ाइल से जो है वो हमारा पेपर आया है, या फिर आपकी वीडियो देखने के बाद में पास हो गया या पास होगी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मैंने भी फाइनल टर्म की जो हमने फ़ाइलें बनाई थी उसमें मैंने बहुत मेहनत से वो फ़ाइलें बनाई थी, लेकिन उस मेहनत का नतीजा ज़रूर मिला है मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो उसमें से रिपीट हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि आपकी फ़ाइल से हमारा इतना सारा पेपर आया है, आपकी फ़ाइल से हम पास हो गए। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं और ऐसी चीज़ें मुझे बताते हैं। इससे मैं और मोटिवेट भी होती हूँ, और मैं और सीरीज़ बनाने की मुझे में जो है वो चाहत डेवलप होती है कि मैं और सीरीज़ बनाऊँ। तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। इसके अलावा अगर आप कोई और लेक्चर चाहते हैं, जैसे कोई और सब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी मिड टर्म की प्रिपरेशन चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए ज़रूर वो फाइल भी बनाऊंगी, वो भी मैं आपको लेक्चर से गाइड करूंगी कि आपने किस तरह से उन लेक्चर्स की तैयारी करनी है, किस तरह से उनके हैंडआउट्स की तैयारी करनी है, तो वो भी मैं आपको गाइड करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो